हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, पेपर 1। मैं मेंशन कर देती हूँ कि पेपर 1 से रिलेटेड हम टॉपिक्स करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही तो हमारा पेपर है। तो इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे, राइट। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा बच्चा, वो है हमारा टॉर्जन ऑफ ए सिलेंडर एंड ट्विस्टेड कपल। ठीक है, इसके अंदर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको करवाऊंगी और बिल्कुल ईजी करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको अगर कुछ लिखना भी हो तो मतलब ईजी वे के अंदर हो, जो हम यहाँ पे समझेंगे वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसे मतलब क्या होगा कि हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, राइट। तो देखो, इसके अंदर इसके नेम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग क्या है, टॉर्जन ऑफ ए सिलेंडर। इसका मतलब क्या है कि एक हमें क्या करना है, एक सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर हमें क्या लेके आना है, टॉर्जनल लेके आना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है कि इसके अंदर कहीं से जो रेस्टोरिंग कपल होगा वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और कितना हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रेस्टोरिंग, क्योंकि ये हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं बेटा, इलास्टिसिटी की कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी चीज़ लेके चल रहे हैं उसमें इलास्टिक नेचर होगा। ठीक है, इलास्टिक नेचर क्या होता है कि अगर आप फोर्स लगाने के बाद इसकी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो तो वो उतनी ही जो इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर उसको दोबारा से रिगेन कर ले तो उसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी मतलब उसमें बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक सिलेंडर लेना है। ठीक है, एक सिलेंडर का हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम फिक्स कर देंगे और एक पार्ट को क्या कर देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ट्विस्ट करते हैं तो आपको पता है कि जैसे स्प्रिंग वगैरह होता है, स्प्रिंग वगैरह के अंदर अगर हम किसी चीज़ को, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो उसके अंदर क्या होता है, आपका दोबारा से मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो हम उसमें दोबारा से उसका एक एफ फोर्स बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर एनहेंस हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर मैं किसी सिलेंडर के दूसरे पार्ट को, एक पार्ट को फिक्स करके दूसरे पार्ट को ट्विस्ट करती हूँ तो इसके अंदर भी एक रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ट्विस्टिंग के अंदर वो फोर्स नहीं, रोटेशन के साथ फोर्स आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो टॉर्क हो जाएगा, और टॉर्क जो इस तरीके का आता है उसको हम कपल बोलते हैं ना। तो अगर ये हमारा हो गया तो अब ये जो कपल इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था अभी, वो हमारा जैसे हमने इस साइड ट्विस्ट करके किया था तो ये दोबारा से रीट्विस्ट भी होने की अपनी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि अपनी पोजिशन पर दोबारा आएगा ये। तो ओरिजिनल, जैसे मैंने इसको ट्विस्ट करके ऐसे कर दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर दोबारा आने की कोशिश करता है, उसको बोलेंगे कि रिस्टोरिंग कपल हमारा आ गया। ठीक है, तो जितना रिस्टोरिंग कपल इसके अंदर आएगा पर यूनिट ट्विस्ट के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्जनलिटी बोलेंगे उस सिलेंडर की। ठीक है, और ट्विस्टेड कपल यानी कि जो आपने ट्विस्ट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, आपको ये चीज़ निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके अंदर ट्विस्टिंग कपल बताना पड़ेगा और एक इसके ऊपर टेंशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और एक सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा, तो सिलेंडर की लेंथ, रेडियस वगैरह ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले अभी मैं जो लिख रही हूँ उसके लिए आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद इसका फिगर बना देंगे जब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे तब। ठीक है, तो अभी जो लिखवा रही हूँ उसको लिख लीजिए। लेट अस हैव ए सिलेंडर, या फिर वायर भी एक सिलेंडर टाइप के उसमें हम ले सकते हैं, और ए वायर fixed at 1 and अभी मैं इसका फिगर बनाऊंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ट्विस्टेड एट अदर थ्रू ए फाइनाइट एंगल अबाउट इट्स axis, then it is said to be under tension। ठीक है,
और अब इसके अंदर हमें पता है क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो हमारा इलास्टिक नेचर का है, तो इसमें रिस्टोरिंग कप जो है आपका फोर्स वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग कपल इसके अंदर आ जाता है, तो वो किसके अपोजिट होगा, जितना आपने उसको ट्विस्ट करने के लिए ट्विस्टिंग कपल लगाया था तो रिस्टोरिंग कोर्स उसके इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो इन सच केसेस due to the elastic nature of material of cylinder or wire, a restoring couple is set up in it, whose torque is equal and opposite to that of the twisting couple। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करो, फिगर बना लो। ठीक है, तो फिगर बनाना स्टार्ट करो। फिगर के लिए क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो सिलेंडर बनाने के लिए देखो क्या करोगे, इस तरीके से हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसका ये बीच का हमारा इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला जो साइड है ये आपका एक मतलब इसका एक पार्ट हो गया, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड करें तो ये एक पार्ट है इसका, तो ये ओ ले लिया मैंने और इसको ए मान लिया मैंने, ये मैंने बी मान लिया और इसको मैंने ओ डैश मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये वाला पार्ट था इसको मैंने क्या कर दिया, इस साइड ट्विस्ट कर दिया। अगर इस साइड ट्विस्ट करूँगी और इसको मैं क्या कह रही हूँ, एक पार्ट को मैंने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये मेरा क्या है, फिक्स्ड एंड है। ठीक है, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, इस साइड ट्विस्ट कर दिया। इस साइड क्या कर दिया मैंने, ट्विस्ट कर दिया। अगर ट्विस्ट करोगे तो ये जो ओ बी आपका ऐसे था, अब ऐसे ना हो कि कहाँ आ जाएगा थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें, तो ये बी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका बी यहाँ शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ शिफ्ट हो गया अब बी, तो पहले ए इसके साथ ऐसे बनाया हुआ था, अब किसके साथ बना लेगा ये इस तरीके की चीज़, बी डैश के साथ। ठीक है, अब किसके साथ बनाएगा, बी डैश के साथ। तो ध्यान दो बेटा कि ये जो एंगल आपका हुआ है, जो पहले ओ बी था अब ओ बी डैश हो गया है, तो ये जो इनके बीच का जो एंगल चेंज हुआ है, जो ट्विस्ट आया है, उसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है, इस ट्विस्टिंग उसको क्या बोलेंगे, ट्विस्ट के उसको क्या बोलेंगे, फाई एंगल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल आपका क्या हुआ है, जो चेंज हो गया, तो आपको पता है कि अगर आप जैसे पहले कोई क्यूब लेते थे और फोर्स लगाने के बाद उसकी साइड अगर चेंज हो जाती है, उसके अंदर अगर चेंज आता है आपका, तो आप उसको शेयरिंग एंगल ऑफ शेयर बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ शेयर। ठीक है, तो अब इससे रिगार्डिंग आपको लिखना है, क्या लिखोगे, देखो क्या लिखना है, ये लिखो इसके रिगार्डिंग, कंसिडर ए सिलेंड्रिकल रॉड, और इसकी एल में क्या बोल रही हूँ, इसकी लेंथ मैंने एल ले ली। ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ एल and radius are fixed at its upper end।
ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर इस तरीके से कोई एक उसके ऊपर फोर्स लगा के आप शेयरिंग उस पर स्ट्रेन लेके आते हो, तो यानी कि यहाँ पे हमने जो फोर्स जिस डायरेक्शन में ये था उसी उसमें लगाया है, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज आपके ना वॉल्यूमेट्रिक की वजह से होता ना आपके लॉन्गिट्यूडनल की वजह से यंग मॉडुलस आता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज की वजह से इसका मतलब बल्क मॉडुलस आता है। इन दोनों के अंदर हमारा कोई एंगल चेंज नहीं होता। एंगल चेंज किसके अंदर होता है? जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लेके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने इसको फिक्स रखा था और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी इस सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो आप लिखोगे कि लेट द मॉडुलस ऑफ rigidity of the material of cylinder be neta and a deflecting couple be applied to the lower end of सिलेंडर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो लोअर पार्ट था सिलेंडर का उसको क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट किसमें, जो आपका प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा था, जो लेंथ ऑफ वो थी उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या कर रहे थे, हम उसको ट्विस्ट कर रहे थे और वो एंगल कितना है आपका, वो फाई है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग कपल बी अप्लाइड टू द लोअर एंड ऑफ द सिलेंडर एंड जो आपका फाई है, ठीक है, वो आ जाता है सिलेंडर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ट्विस्टिंग इट थ्रू एन एंगल, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो कि आपने क्या किया है, इसको ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है, बाय एन एंगल फाई, बस इतना सा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करवाना पड़ेगा, अब इसके अंदर हमें देखो हमने ट्विस्टिंग का तो बता दिया, अब रेस्टोरिंग ट्विस्ट भी तो करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो बेटा इसके अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरिंग ट्विस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेन क्या करना है इसके अंदर, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर निकालना। और टॉर्जनल के मैंने आपको बताया था रेस्टोरिंग कपल पर यूनिट ऑफ ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अब आपने ट्विस्ट तो कर दिया, ट्विस्ट तो कर दिया हमने इसको, अब इसके अंदर रेस्टोरिंग कपल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हेडिंग डालिए, to find the value of restoring कपल। अब हमें क्या करना है, इस रिस्टोरिंग कपल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस रिस्टोरिंग कपल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ये सिलेंडर है, जैसे अभी मैंने इसके अंदर बताया कि अब हमने इसको ट्विस्ट तो कर दिया, इतना पहुंच गया, लेकिन अब मैं इसको ना एक शेफ्ट मान के चलती हूँ कि ये ओ ए बी ओ डैश जो है ये मेरे एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक शेफ्ट इसके अंदर हो गई है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जिस तरीके की जैसे ये आपने इसकी ये जो शेल्स आपने बनाई है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, मैं मान लेती हूँ कि इसकी रेडियस कितनी है अपनी एक्स है, ठीक है। और ये क्या कर रही है अपनी, और थिकनेस हमने इसकी डी एक्स मान ली। और अब हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट अगर कर रहे हैं तो पहले तो ये पैरेलल लाइन अपनी इसके अकॉर्डिंग बना रही थी ए बी वाली, लेकिन जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो ये कितना आ रहा है आपका ए बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर ये मान के चल रहे हैं तो हम अब एक रेक्टेंगुलर जैसे हमने इसके ये बनाया था इसी फॉर्म का एक बना के चल लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको लिखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर दिस लेट अस कंसिडर द cylindrical rod to be
divided into a large number of thin coaxial cylindrical शेल्स शेफ्ट्स मतलब एक पार्ट हम उसका वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप शेल्स बोल देना इसके अंदर। और हम ये मान के चल रहे हैं एक शेल जो है उसकी रेडियस अपनी एक्स है और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये जो होगी वो कितनी है, डी एक्स है, ठीक है। एंड कंसिडर वन शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, ठीक है। तो बिफोर ट्विस्टिंग तो हमें पता है कि हमारी जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है ए बी उसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बिफोर ट्विस्टिंग ए बी बी ए लाइन parallel to axis of cylinder, ठीक है। लेकिन जब हमने ट्विस्ट कर दिया तो B आपका B डैश के ऊपर पहुंच गया, और जो ए बी लाइन थी हमारी वो डिस्प्लेस होके क्या किस पोजीशन के अंदर आ गई, ए बी डैश पोजीशन के अंदर आ गई है, ठीक है। तो when the cylinder is twisted, the point B shifts to the B dash point, ठीक है। and the line AB is displaced into the position, कौन सी पोजीशन में, ए बी डैश में, into the position ए बी डैश, ठीक है। और ये अपनी जो हुई है वो अब इसके अकॉर्डिंग जो अपनी ये मतलब जो रिजल्ट आया, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो ट्विस्ट हुई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अपने इतना बता दिया कि ये इसके अंदर ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, हमें ये पता है कि बी ओ बी डैश का एंगल तो अपना फाई है, ठीक है। बी ओ बी डैश का एंगल फाई है और ये जितनी आपकी ये बनी है ये कितना है आपका एक्स रेडियस हो गई, ठीक है। ये अपने जो इसको वो किया है वो कितनी उसकी थी रेडियस, ये एक्स रेडियस की थी, ठीक है। तो अब रेडियस तो अपनी एक्स ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये इतनी की हो गई और एक एंगल कौन सा बन रहा है, बी ए बी डैश वाली, यहाँ इसकी लेंथ कितनी है मतलब रेडियस कितनी है, एल है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपने को निकालना है। तो आप लिखो फ्रॉम फिगर, हमें पता है आर्क इज इक्वल टू, आपका क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन अपने को तो अब आर्क ही पता है, ठीक है। तो आप लिखो इन फिगर फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ डैश बी डैश, यानी कि बी ओ डैश बी डैश, आपने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया है। तो इसमें इस ट्रायंगल में जो आर्क बी बी डैश है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है, राइट। तो आर्क अपॉन रेडियस होती है तो आर्क इज इक्वल टू, ये अपनी आर्क है, ये अपना एंगल है, ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी है बेटा, एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्क किसके इक्वल होगी, एंगल कितना था यहाँ पे फाई, इनटू में रेडियस कितनी है, एक्स है, ठीक है। इसका मतलब आर्क बी बी डैश किसके इक्वल होगी, फाई एक्स के इक्वल हो गई, ठीक है। अब दूसरा लेके चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी ए बी डैश। अब मैंने ट्रायंगल लिया है बी ए बी डैश वाला, तो बी ए बी डैश में ये जो बी बी डैश है ये फिर से क्या है, आर्क हो गई, ये अपनी क्या हो गई लेंथ, और ये कितना है एंगल। तो यहाँ से क्या कहूँगी मैं,
कि आर्क बी बी डैश इज इक्वल टू, एंगल तो वहाँ थीटा बन रहा था, एंगल ऑफ शेयर बन रहा है यहाँ पे, तो ये ट्विस्टिंग एंगल था, ये एंगल ऑफ शेयर जिसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, ये तो इतना हो गया, एंड यहाँ पे लिख दो एंड थीटा बी एंगल ऑफ शेयर, क्योंकि शेयरिंग एंगल भी तो बताना पड़ेगा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ शेयर हो गया है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ शेयर अपना आ गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया इसकी, क्योंकि पूरी उसकी जो लेंथ थी ये तो एल अपनी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकंड मान लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से दोनों ही आर्क के लिए हैं, इसीलिए फाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा एल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन बच्चे हमें तो एंगल ऑफ शेयर उसके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि इसके एंगल में चेंजमेंट आई है, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, अपना टेंजेंशियली स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन होता है, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन निकालना होगा, और शेयरिंग स्ट्रेन मेरे पास और कुछ नहीं, हमारा थीटा ही होता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि मेरा क्या होगा, आपका ट्विस्टिंग आपका कपल और इनटू में एक्स डिवाइडेड बाय जितनी उसके सिलेंडर की लेंथ थी वो हो गई। तो थीटा तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया होगा इसको ट्विस्ट करने का, तो वो उसी की ही डायरेक्शन में थी, क्योंकि अगर जैसे ये अपना क्यूब है कोई उसमें, तो हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और इसी में ही आपका एंगल का चेंजमेंट भी आ रहा है, तो हम उस फोर्स को टेंजेंशियल, क्योंकि पैरेलल फोर्स आपका टेंजेंशियल फोर्स होता है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने फोर्स लगाया था वो हमारा एफ है, और जो हम टेंजेंशियली फोर्स की उसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि लेट एफ बी द tangential force acting on the, कहाँ एक्ट कर रहा था, लोअर वाले में ही तो करेगा, कहाँ एक्ट करेगा बेटा इसके अंदर, बताना जरा कहाँ एक्ट करेगा। जब ट्विस्ट लोअर उसमें करवा रहे हैं तो फोर्स उसी में ही होगा, इसका मतलब टेंजेंशियली फोर्स लोअर पोर्शन के अंदर ही तो होगा, सिलेंडर के बेस के उस पर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एफ विद द टेंजेंशियली फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस of elementary cylindrical shell। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो जो एरिया होगा हमारा, एरिया कितना हो जाएगा इसके लिए बताओ, 2πx इंटू डी एक्स का। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल कितना हो जाएगा अपना, 2πx dx हो जाएगा। तो पूरा जो फोर्स पर यूनिट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस भी कौन सा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर आप बोल सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा फोर्स तो कितना हो गया एफ, ठीक है, पर यूनिट एरिया इसका कितना हो गया, 2πx इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर ये आपका हो गया तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन वी नो दैट modulus of rigidity that can be represented by the symbol neta is equal to how much, shearing stress to the shearing strain, इसी की तो इक्वल होता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस और कुछ नहीं, जो हमने अभी निकाला था वही होता है, और शेयरिंग स्ट्रेन जितना आपके ए के उसमें आपका जो ये आपका था ये थीटा, ये शेयरिंग स्ट्रेन है, इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेन की जगह में इस थीटा को पुट कर दूंगी। ठीक है, तो इस थीटा को आप वहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, शेयरिंग स्ट्रेस तो मैं पूरा पुट कर रही हूँ 2πx dx डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको डिनोट कर सकते हैं
है थीटा से, ठीक है। तो अब अपने पास तो थीटा की भी वैल्यू है या नहीं है, हमने निकाला हुआ है ना थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अब क्या करना है, इसी थीटा की वैल्यू को ही पुट करना है, ठीक है। तो अपने पास जो मॉडुलस ये आपकी रिजिडिटी होती है ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, यहाँ से इस फॉर्मूले के F अपॉन में 2πx dx, और थीटा किसके इक्वल था, आपने अभी निकाला था ना, थीटा किसके इक्वल है आपका 5x/L के। तो इसी को ही पुट करना है, ये कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका L। तो आपको तो अब क्या निकालना है इसके अंदर, क्योंकि हमें रेस्टोरिंग फोर्स और वो जो आपका टॉर्क होता है ना वो निकालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको तो पता ही है वैसे तो कि जो टॉर्क होता है वो कब आता है, जब फोर्स को हम रोटेट कर देते हैं तब अपना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टॉर्क, उसकी ट्विस्टिंग कपल को, आपको कपल को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको वहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। फोर्स की वैल्यू तो ये सारा आपका ऊपर चला जाएगा और लेंथ आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2π नीटा x dx, ठीक है। और यहाँ से एक बात और, 5 और आएगा और एक और x था तो ये x का स्क्वायर हो गया है, और अपॉन में कितना आ जाएगा L, ठीक है। तो ये अपना आ गया है यहाँ से। और अब अपना जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना होगा आपका, फोर्स इनटू में आपका रेडियस होता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होता है उसी को तो टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे से जो रेडियस थी वो और कुछ नहीं, अपनी x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। जो आपका सिलेंडर था उसकी जो रेडियस जितनी थी आपकी O'(b) की वैल्यू थी वो x ही तो थी आपकी, ठीक है। तो जो x आपने लिया हुआ था इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π नीटा 5x³ dx डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो टॉर्क की वैल्यू है बेटा वो इतनी आई है, टॉर्क की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है। अब हमें किसके लिए, अब हमने तो ये किसके लिए निकाला हुआ है, आपको अगर फिगर ध्यान हो तो मैंने तो अभी शेल OA और BO' सिर्फ ये वाली शेल ली हुई है। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तो आपने सिर्फ एक x रेडियस तक की करी थी, अगर मैं पूरे उसकी लेके चलूँगी, पूरे सिलेंडर के लिए लेके चलूँगी तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा मेरे को, इसकी 0 रेडियस से आपकी पूरी रेडियस तक का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने इसका एक पार्ट कंसिडर किया है जस्ट, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट। अगर पूरी रेडियस के लिए लेके चलूँगी तो इस पूरे सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो अपनी r थी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड, ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ L है और रेडियस कितनी है R। यानी कि अब मेरे को इसकी रेडियस जब बिल्कुल 0 थी वहां से लेके पूरी R रेडियस तक जब इसकी जा रही है तब तक इसका टॉर्क वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर टॉर्क करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे कि फॉर फाइंडिंग ट्विस्टिंग कपल टू ट्विस्ट द, हमें अब पूरा का पूरा सिलेंडर ट्विस्ट करना है जिसकी रेडियस R है, ठीक है। होल सिलेंडर लेट अस इंटीग्रेट द, इसको मान लेती हूँ फर्स्ट सेकंड तो मैंने उनको माना था, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ। इंटीग्रेट द थर्ड इक्वेशन बिटवीन द लिमिट, क्या लिमिट रखोगे बेटा कि रेडियस जब आपकी 0 से लेके पूरी फुल रेडियस सिलेंडर की कितनी थी R, x = 0 एंड x = R है, तब आपको इसको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि उस टाइम पे जो टॉर्क होगा आपका पूरा वो कितना हो जाएगा 0 से R तक का बताना, और इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें तो पता ही है x³ dx, क्योंकि dx के x की लिमिट चेंज हो रही है तो dx में ही चेंज वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और इसके अंदर और सारी चीज़ तो हमारी कांस्टेंट सिर्फ x ही, हमारी रेडियस ही तो अपनी वेरी करेगी। तो इसको तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और सारी क्वांटिटी को वैसे आप यहाँ पे लिखना
ठीक है, मैंने पहले ये लिख दिया था इसलिए ऐसे कर दिया, और 2 पाई नीटा 5/L आपका मैंने अलग साइड कर दिया। इंटीग्रेशन सिर्फ इस फैक्टर का होगा, तो इसका मतलब जो टॉर्क है हमारा वो 2 पाई नीटा 5/L हो गया। और x का क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर 4/4, तो 4 तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 को 0 से r लिमिट के अंदर करना है। तो आपको पता है कि 0 से r लिमिट के अंदर करूँगी तो फाइनल तो लिमिट यहाँ आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट करूँगी तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस पूरी की लिमिट पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे r की पावर 4 अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब जो टॉर्क है बेटा अपना वो 2 पाई, और 2 से 2 आपका ये 4 आपका कैंसिल, यानी कि 1/2 बच जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगी, क्या लिखूँगी, पाई नीटा 5 r की पावर 4/2L। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा कि ट्विस्टिंग कपल आपका जो है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ ट्विस्ट के। ठीक है, तो हेयर ट्विस्टिंग couple is directly proportional to phi, that means angle of twist। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट के हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि पर यूनिट ट्विस्ट के ऊपर आपके रिस्टोरिंग उसको निकालना है। ठीक है, तो जो आपका कपल आपका उसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसके लिए कितना आएगा, क्योंकि जितना आपको पता है कि जितना ये निकलेगा उतना ही आपका रिस्टोरिंग कपल भी उसके इक्वल होगा, है ना, पता है ना कि जितना हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो उतना ही उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो अब हमें बताना है कपल required to produce a unit twist, यानी कि 1 ट्विस्ट, यानी कि एंगल आपका 1 आपका 5 है तो उस टाइम पे आपका कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो पर ट्विस्ट के अकॉर्डिंग बताना है। तो एंगल आपका नीचे, तो 5 आपका नीचे आ गया, तो जस्ट ये कितना हुआ, नीटा पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, एंड दिस टर्म इज नॉन एज टॉर्जनल रिजिडिटी। कितना इजी हो गया है ना, बताते भी नहीं हो कमेंट करके, इजी हो गया, बता दिया करो बच्चा। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो आपने सिलेंडर कंसिडर कर रखा था वो सॉलिड सिलेंडर कंसिडर कर रखा था। कैसा, सॉलिड सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल रॉड है वो सॉलिड टाइप में थी। ठीक है, अब हम कैसा कर रहे हैं, होलो सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर होलो सिलेंडर है तो इसका मतलब तो क्या हुआ, जैसे एक फुल सिलेंडर है तो इस तरीके से ये आपकी 0 से r रेडियस के ऊपर हो गई, लेकिन होलो सिलेंडर के अंदर तो इस तरीके से होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अलग और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो एक हम मान लेते हैं कि जो हमारी इनर रेडियस है वो हमारी r2 है, और जो इनर वाली है वो आपकी r2 रेडियस मान ली, और आउटर वाली मैंने कैसी मान ली, r1 रेडियस मान ली। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही ट्विस्टिंग कपल आपको, यानी कि कपल पर यूनिट ट्विस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब, जब आपने होलो सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे कि केस फर्स्ट कौन सा, केस ऑफ होलो सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, होलो सिलेंडर के लिए लेना है, तो होलो सिलेंडर के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आउटर और इनर रेडियस करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वी कंसिडर ए होलो cylinder, then the outer radius, then let the outer radius of hollow cylinder
be R1 and inner radius of hollow सिलेंडर बी R2। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर पूरा का पूरा टॉर्क निकालेंगे तो पहले तो हमने 0 से R रेडियस के अंदर लेके गए, लेकिन अब हमें कहाँ से लेके जानी पड़ेगी उसकी लिमिट R2 से R1, क्योंकि इनर से आउटर के अंदर जाएगा तब वो पूरा आपका कवर अप होके पूरा दिखा पाएगा ना। ठीक है, तो आप लिखोगे सो देन वाइल इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वही थर्ड वाले को ही तो करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू R2 टू x इज इक्वल टू R1, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो हमने सिलेंडर माना है उस सिलेंडर के अंदर ये जो हमने सिलेंडर माना है इस तरीके से, जो ये शेल जैसे ये लोअर पार्ट है आपका एलिमेंट्री बेस, ये इस तरीके से दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनर वाली शेल है जो आपकी, उसकी रेडियस R2 है और आउटर वाला जो आपका है उसकी कितनी है, R1 है। ठीक है, तो R1 माइनस में ही यही होगी, बड़ी वाले में से ही छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। तो हम इसकी लिमिट कहाँ से लिखेंगे, R2 से R1। ठीक है, तो आपका जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन R2 से R1, और वैल्यू कितनी थी आपकी इक्वेशन 3 की, 2 पाई नीटा फाई डिवाइडेड बाय L x का क्यूब dx। ठीक है, अब हमें तो पता ही है x की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, x की पावर 4/4। ठीक है, तो अगर ये है तो आपका 2 पाई नीटा फाई डिवाइडेड बाय 4L यहाँ कर देती हूँ, और ये x की पावर 4 यहाँ हो जाएगा, और आपको R2 से R1 लिमिट पुट करनी है। तो आपकी ये जो वैल्यू है बेटा, ये 2 से तो आपका ये कैंसिल, 1/2 मतलब 2 to the 4 होता है, तो ये हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, पाई नीटा फाई डिवाइडेड बाय 2L R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए हो गया जितना ट्विस्टिंग है। अब ट्विस्टिंग आपको क्या करना है, यानी कि जो कपल है वो पर यूनिट ट्विस्ट निकालना है। तो जो आपका ये आएगा वो कितना आएगा आपका, एंड द कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज, कितना होगा बेटा, वही 2/5 करना पड़ेगा। 2/5 कर दिया तो वैल्यू कितनी हुई, नीटा पाई/2L, और यहाँ पे R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया किसके लिए, ये हमारा रिजल्ट है जब हमने होलो सिलेंडर का केस कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो होलो सिलेंडर है कि वो आपका स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड के लिए। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो होलो सिलेंडर है आपका, उस वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर है किससे, सॉलिड से। ठीक है, अगर हम सारा का सारा मास लेंथ मटेरियल सब एक ही चीज़ लेके जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपकी सॉलिड में है और एक चीज़ आपकी कैसी है, होलो है, तो हमें ये बताना है कि जो ट्विस्टिंग आपकी यानी कि होलो जो सिलेंडर है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पड़ता है देन ए सॉलिड वन। ठीक है, तो आपको एक बार इसके लिए भी बताना पड़ेगा क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको भी बता सको। ठीक है, तो इसके लिए केस 2 डाल लो। केस 2, होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन ए solid one having same mass, length and material।
ठीक है। तो मैं जस्ट आपका वैसे लिख रही हूँ फॉर्मूला कि फॉर सॉलिड के लिए जो आपका ट्विस्ट आता है वो कितना आता है, पाई नीटा r⁴/12 इंटू में यहाँ पे 5। ठीक है, हमारा जो ट्विस्टिंग की वैल्यू थी आपकी ये आई थी। ठीक है, लेकिन आपका फॉर होलो के लिए हमारा जो रिजल्ट आता है बेटा वो कितना आता है, टो इज इक्वल टू पाई नीटा 2l/5। यहाँ कितना हो जाएगा, r⁴ माइनस r⁴ यहाँ पे 4। ठीक है, ये आता है। तो अब कौन सा ज़्यादा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर डैश लगा देती हूँ। ठीक है, और ये कह देती हूँ कि ये मेरी 4th इक्वेशन थी, ये मेरी 5th इक्वेशन है। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4th एंड 5th, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टो डैश बाई टो इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टो डैश का रिजल्ट आपका ये था और आपको पता है पाई नीटा 5/12 दोनों के अंदर ही है। इसका मतलब रिजल्ट आएगा r⁴ माइनस r⁴ डिवाइडेड बाई r⁴। सबको पता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जो सिलेंडर का मास होगा वो तो उसी से दिखाई देगा ना। आपका मास कैसे होएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी आपकी किसके इक्वल होती है, सिलेंडर की मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, मास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको पता है पाई r⁴/L हो जाएगा इनटू में इसकी डेंसिटी। तो इसका मतलब सिंस, क्योंकि हमें सेम मास बताना पड़ेगा ना, सेम मास है तो दोनों के लिए मास का लेना पड़ेगा। सिंस मास ऑफ बोथ द सिलेंडर इज सेम, अगर हमारा मास दोनों सिलेंडर के लिए कैसा है बेटा, सेम है, तो हमारा जो मास है वो कितना हो जाएगा, v इंटू रो। तो वॉल्यूम आपका पहले वाले का लिख लो तो वो कितना हो जाएगा, पाई r⁴L हो जाएगा। और ये इसका मतलब, और दूसरा मतलब डेंसिटी भी तो बतानी पड़ेगी और डेंसिटी अपनी ये हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे के लिए पाई r रो, ये तो अपना सेम है, लेकिन जो अपनी रेडियस थी वो अपनी वेरी कर रही है, कितनी, r⁴ माइनस r⁴ इतना। तो यहाँ से हमें पता है पाई r रो, पाई l रो, सॉरी l रो, ये तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका, एक मिनट, इसके लिए इसका ये वाली होगी r²l होती है ना, सॉरी पाई r²l। ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग के अंदर आएंगी दोनों की दोनों। तो इसका मतलब r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आपका r² के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो अब अपना तो ये आ गया। तो टॉर्क जो होता है अपना, टॉर्क टो डैश बाई टो, इसका रिजल्ट कितना आया था, दिस का की पावर 4 r⁴ ठीक है, इसका रिजल्ट आया ना इतना। अब आपको पता है a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r2 का होल स्क्वायर, और ये भी r2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना होगा, a प्लस b, a माइनस b। तो एक बारी मैं r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर कर देती हूँ, और एक बारी r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय r⁴। और आपको पता है जब आपने उसका मास सेम किया था, पाई r² है बेटा ये, ठीक है, पाई r²। तो यहाँ से जब आपने सेम वो कर दी तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर r² के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसको क्या लिख रही हूँ मैं, r², और r² को इससे करूँगी तो नीचे सिर्फ 2 ही पावर बच जाएगी। इसका मतलब टो डैश बाय टो किसके इक्वल आएगा, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये टो इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये रेडियस है वो मल्टीप्लाई में इसके हो रही है, तो यानी कि कुछ इंक्रीमेंट ही करवा रही है। तो इसका मतलब टो डैश, यहाँ लिख देती हूँ, टो डैश आपका क्या है, ग्रेटर देन टो। तो अब हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपका होलो सिलेंडर होगा उसके लिए जो आपका टॉर्क आएगा वो हमेशा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, सॉलिड के सिलेंडर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छे से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, अगर चाहते हो मैं एक बारी दोबारा रिवाइज करवा दूँ तो मैं दोबारा रिवाइज करवा ही देती हूँ एक बारी।
ठीक है, देखो इसके अंदर फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ मैं। एक सिलेंडर लिया हुआ है, क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि लास्ट में एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट से, ठीक है। तो एक हमने क्या किया, इसके अंदर एक सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ L है, ठीक है। इस और हमने इसके अंदर एक शेल कंसिडर कर रखी है। एक शेल इसकी जो OAB है, इसके अंदर क्या करना है हमें, क्योंकि ट्विस्टिंग दिखानी थी तो मैंने इस डायरेक्शन में एक ट्विस्ट इसके अंदर लेके आ गई हूँ। और इसके अंदर क्योंकि ट्विस्ट लेके आने की वजह से इसका एंगल चेंज हो जाता है, इसकी वजह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसके अंदर आएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से ही हमें माइंड में ध्यान रखते हुए हमें इसके अंदर आगे करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, आपका स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन तो मेरे पास ये शेयरिंग एंगल निकला हुआ है, यहाँ से निकल जाएगा, और स्ट्रेस मुझे निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेन कैसे निकलेगा, ये एंगल निकालने के लिए हम इस जो ट्विस्टिंग एंगल है इसका भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें इसके अंदर आपका ट्विस्टिंग फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको जो ट्विस्टिंग फोर्स आपका आएगा, टेंजेंशियल फोर्स यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस जो आएगा, उस स्ट्रेस को, उस फोर्स को, स्ट्रेस को हम फोर्स की फॉर्म में, फोर्स पर यूनिट एरिया की फॉर्म में लिखेंगे। तो वहाँ से फोर्स को हम उस मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की फॉर्म में उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा आपका इस थीटा, अब यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों के ऊपर ही, क्योंकि एक तो ये एंगल बन रहा है और एक यहाँ से ये एंगल बन रहा है, तो मैं एक तो इसके अंदर ये वाला एंगल कंसिडर कर रही हूँ B वाला, और एक कंसिडर करूँगी B वाला, ठीक है। तो इनके उससे आपने एक ही फॉर्मूला लगाना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि दोनों के अंदर आर्क इक्वल थी, तो हमारे जो आर्क वो जो एंगल और रेडियस है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। वहाँ से मैंने शेयरिंग एंगल को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, और शेयरिंग एंगल को वो करने एक साइड रखने के बाद मेरे पास जो शेयरिंग एंगल की वैल्यू आई वो आपकी इतनी आ गई। उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर, उसके बाद हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया किसका, आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें पता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन होती है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपका उस सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट है उसका कितना हो जाएगा 2πr, और जितना थिकनेस थी वो कितनी हो जाएगी आपकी dx। r मैंने इसलिए बोला क्योंकि रेडियस हम उस शेल की कितनी लेके चल रहे हैं, x लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास ये वाला आ जाएगा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, इसके अंदर जो हमने ये एक शेल OAB सिर्फ एक ये कंसिडर करी थी और इसी की ही ट्विस्टिंग देखी थी, ठीक है। तो इसी की ही ट्विस्टिंग के लिए हमने इसको निकाला था। अब ट्विस्ट क्या होता है आपको पता है, ट्विस्ट एक्चुअली में क्या है, एक तरह से उसका टॉर्क ही है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि उसकी रेडियस जो उसके ऊपर हम बना रहे थे, तो वो कितनी है, अब अपनी इस शेल के लिए x थी, तो फोर्स इनटू में आपकी x की वैल्यू आपको करना है। फोर्स यहाँ से कितना हुआ 2π x का स्क्वायर dx/L। इसको क्या कर दिया मैंने, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये x का क्यूब हो गया। तो बेटा ये तो आपने सिर्फ एक शेल के लिए निकाली थी, सिर्फ एक इस शेल के लिए, लेकिन इसके अंदर OAB से की जैसी और बहुत सारी शेल है, और हमने ये कहा हुआ है कि जो हमने सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है वो r रेडियस की है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि पूरे सिलेंडर की आप क्या कर सको, वहाँ पे टॉर्क को फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो पूरे सिलेंडर के उसको टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमारा, क्योंकि इसके अंदर जो x है वही रेडियस को प्रेजेंट कर रहा था, तो उसी के अंदर चेंजमेंट आएगा ये, तो उसी के अंदर खाली चेंजमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी का ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कम करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और पूरे उसका एरिया या पूरा कवर अप पूरे चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हमें एक पार्ट का नहीं पूरे पार्ट का चाहिए, तो हमें उसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन क्या होता है, समिंग अप होता है एरिया का, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा टॉर्क है यानी कि ट्विस्टिंग कपल है, ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम इसके अंदर कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द टॉर्क, हमारा जो आपका ट्विस्ट है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये C इज इक्वल टू टॉर्क, क्योंकि पर ट्विस्ट के लिए निकालना है तो पर ट्विस्ट हमने कर दिया, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हमने किसके बारे में बात करी, अब हमने
हमने बात करी होलो सिलेंडर के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि अगर होलो सिलेंडर कंसिडर किया जाएगा तो पहले आपकी एक ही रेडियस इस तरीके से है, अब ये पूरी इसके अंदर 2 रेडियस इसके अंदर आएगी, क्योंकि एक आउटर शेल होगी, एक उसकी इनर शेल होगी। अगर इस सरफेस के ऊपर देखिए, इस एलिमेंट्री बेस को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से करता हुआ 2 शेल्स वहाँ पे नजर आएंगी। तो ये 2 शेल्स जो आपकी आ रही है वो एक तो हमने इनर वाली को R2 से कंसिडर किया है और बाहर वाली को R1 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया कि जो हमारा पूरा ये था इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर दिया, एक R1 माइनस में R2 आपका हो जाएगा और इसकी मतलब क्या हो जाएगी, इनकी पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट अब हमें R1 से R2 से R1, क्योंकि इनर से आउटर जाएंगे तभी तो पूरा एरिया फाइंड आउट होएगा ना, उसका मतलब पूरा टॉर्क फाइंड आउट होएगा होलो सिलेंडर का। तो R2 से R1 हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये रेडियस ही थी, इसी की लिमिट पुट होगी। तो इस तरीके से ये कितना आ गया आपका, ये टॉर्क जो है वो पाई नीटा फाई 2L/R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसका ट्विस्टिंग कपल आपका फाइंड आउट कर लिया। ट्विस्टिंग कपल आपका वही होता है आपका मतलब जो कपल पर यूनिट ट्विस्ट के लिए आप निकालोगे, तो ट्विस्ट आपका ये हो गया अपॉन मतलब कपल आपका ये वो टॉर्क आपका ये हो गया डिवाइडेड बाय आपका ट्विस्ट हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब, तो वही इसमें से फाई को कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पाई नीटा बाई 2L R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये देखना था कि क्या हम जैसे टॉर्क आप फाइंड आउट करते हो ट्विस्टिंग वाला, तो हमारा जो आप एक होलो सिलेंडर बोल रहे हो और एक सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हो, इनमें से किसका ज़्यादा होगा। तो हमने ये कहा कि हम एक ऐसा सिलेंडर मान के चल रहे हैं होलो और सॉलिड जिसका सेम मास होगा, मटेरियल भी सेम है और उन दोनों की जो सिलेंडर है उनकी लेंथ भी हमारी क्या है बेटा, सेम ही है। ठीक है, तो सेम उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा सॉलिड का फॉर्मूला ये होता है, होलो का फॉर्मूला ये होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड करने की बात, क्योंकि हमने कहा है मास सेम है, तो मास को हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपका ये कितना हो जाएगा, पाई R²L हो जाएगा और डेंसिटी आपकी ये हो गई। सिमिलरली होलो के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई R²R क्या है आपकी दोनों रेडियस को लिया जाएगा और यहाँ पे L ये हो गया और डेंसिटी ये होगी। जो कटता था वो मैंने काट दिया और यहाँ से मेरे पास ये निकल के आया कि R² R1 का स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली जो फॉर्म थी इसको मैं इसका स्क्वायर करके होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके होल स्क्वायर की फॉर्म में R की पावर 4 को लिख सकती हूँ। R की पावर 4 कैन बी रिटर्न एज R² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से फॉर्म में इसको लिख लिया और ये क्या होगी आपकी A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर हो गया। तो A² माइनस B स्क्वायर को आप लिख सकते हो A प्लस B A माइनस बी, लेकिन A माइनस बी वाली टर्म को तो आप ऑलरेडी R का स्क्वायर बोल रहे हो, तो मैंने R का स्क्वायर लिख दिया। नीचे कितना था R की पावर 4, तो R की पावर 4 को हम R² लिख सकते हैं। इस R² से मैंने इस R² को कैंसिल कर दिया और बची पावर कितनी इसके अंदर R का स्क्वायर ही बची। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास टो डैश इज इक्वल टू टो डैश बाई टो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया था, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। इस टो को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया और ये कैसी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस आपकी जितनी भी इसकी होलो की उसमें होती रहेगी वो एडअप हो रही है इस क्वांटिटी के साथ, यानी कि हमारा जो टो डैश है वो आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज ही इसके अंदर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्विस्टिंग कपल आएगा इसका मतलब जो आपको पता है कि हमें कोई शाफ्ट वगैरह जैसे इसके अंदर वो घुमाना होता है, उसकी स्पीड ट्विस्ट करना होता है, तो उस टाइम पे हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे होलो सिलेंडर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन द सॉलिड वन। ठीक है, तो इसीलिए आपका होलो सिलेंडर को हम शाफ्ट की तरह ज़्यादा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ट्विस्टिंग कपल जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है देन द सॉलिड वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।